वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन। तो आई होप तुम लोगों को आवाज आ रही है साइक। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इंक्लाइन प्लेन नेक। ये 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइन प्लेन के दिया हुआ, दिस इज 60 डिग्रीज एंड द मास इज केप्ट ऑन इट, द मास इज 6 kgs और इसका जो सरफेस है उसका जो म्यू है दैट इज 0.75। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मतलब क्या, कौन से एंगल पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। सो एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड करने का बहुत ही एक सिंपल सा तरीका तुम्हें पता है, tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू। So this mu is 0.75 and you know that tan 37 is 0.75। अगर तुम में से किसी को ये वाली चीज नहीं पता कि tan 37 is 0.75 तो यहाँ पे तुम ट्राइंगल बना के देख लो। If this angle is 37 degrees, this is 3, this is 4, this is 5. So sin 37 is 3 by 5, cos 37 is 4 by 5. So tan 37 is 3 by 5 by 4 by 5 is equal to 3 by 4 is equal to 0.75। अगर तुम्हें निकालना पड़ गया कभी tan 53, so how you will do this is tan 53 कितना होगा, let's say this angle is 53, this is 4, this is 3, this is 5, so tan of 53 is what, tan 53 degree is equal to sin 53 upon cos 53. Sin 53 is 4 by 5, cos 53 is 3 by 5. Is equal to 1.33. So this is the value of tan 53 और tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 0.75। तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज है इस केस में, द एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्रीज। एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्रीज। तो तुम्हारा यहां से आंसर आ गया, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्रीज। बट दिस वाज नॉट द मेन क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरे को एक्चुअली में तुमको देना था, जो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा गया था, ये AIEEE में बहुत साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां से ऊपर इसको एक खींचा जा रहा है फोर्स के साथ, F फोर्स। इट इज पुल्ड अप विद द फोर्स F। द क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F so that this block remains at rest. What should be the value of this force, जिस फोर्स के साथ इसको ऊपर खींचा जा रहा है, what should be the value of this force so that this block remains at rest? This was the question जो तुमको पूछा गया था। अब हम पूरा इसका एनालिसिस करते हैं। पहले सिचुएशन समझते हैं कि होगा क्या। So first of all, एंगल ऑफ रिपोज मैंने निकाल लिया। एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका होगा, क्योंकि 37 डिग्री से ज्यादा एंगल है ये 60। तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका होगा बिकॉज दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, दिस इज वन। सो नाउ if the object is sliding down already, तो उसको स्लाइड ना होने से रोकने के लिए we have to apply a force in the ऊपर वाला direction. So what should be this force so that this object remains stationary? Okay, so I think तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट को हमें स्टेशनरी रखना है और तुम्हें फोर्सेस निकालनी है, तो उसके लिए हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस तरफ एक फोर्स लग रही होगी, सी नीचे एक फोर्स लग रही होगी mg, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी, दिस फोर्स विल बी mg साइन ऑफ थीटा, दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो यहां पे एक फोर्स लग रही होगी mg साइन
60 डिग्रीज। एक ऊपर फोर्स लग रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो हमें लगानी है, जो हमें निकालनी है, दिस इज द फोर्स F। नाउ वी नो दैट हमें ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखना है। ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने का मतलब क्या है? द एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। इफ एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, नेट फोर्स शुड बी जीरो। इसका मतलब इन सब का नेट है वो जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस द फोर्स अप्लाइड शुड बी इक्वल टू mg sin 60। mg sin 60। ओके, m तुम्हें पता है 6 kgs, g तुम्हें पता है, sin 60 तुम्हें पता है, f तुम्हें निकालना है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रह गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में क्या आएगा? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी स्लाइडिंग डाउन, दैट मीन्स जो भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इस टाइम पे, इस पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट कर रही होगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या हो सकती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज, वो कब आएगी? एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री। एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री जितनी फोर्स के साथ ये नीचे जा रहा होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज mg sin of angle of repose, mg sin 37। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से आई? mg sin 37। ओके, इस mg sin 37 को मैं म्यू mg cos 37 भी लिख सकता था। इट्स वन एंड द सेम थिंग। तुम कैलकुलेशन करके देखोगे ये सेम आएगा। So this is the maximum value of friction। इस सिनेरियो में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज mg sin 37, and along with this we have this force F। this should be equal to mg sin 60। तो यहां से तुम अपनी F की वैल्यू निकाल लो। F is equal to mg is common, sin 60 minus sin 37। this gives me, m is 6, this gives me 60 into sin of 60 degree। sin 60 is what? root 3 by 2, 1.73 by 2। okay, or you can also say 0.86। this gives me 0.86 minus sine of 37 degrees is 3 by 5। 3 by 5 means what? 0.6। okay, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 0.86 minus 0.6 is equal to 0.26। F is equal to 60 into 0.26 is equal to 2.6 into 6 is equal to 6। 3 comes here, 15.6 Newton। okay, the question was very simple। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। the only thing is तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, ये mg sin 37। अगर तुम्हें ये वाली चीज समझ में आ गई mg sin 37 कहां से आया, तो बाकी क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल था। बस तुम्हें इस वाली चीज का ध्यान रखना है, ये mg sin 37 कहां से आया। और ये mg sin 37 आया कहां से? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट इन दिस सिनेरियो। वैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी तुम्हें बताया, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को। लेट्स से ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ रिपोज है 37 डिग्री। 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है कि 37 डिग्री के एंगल पे ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। दिस मीन्स व्हाट, कि इसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट पर है और यहाँ पे ये एंगल है 10 डिग्री, अगर अभी ये एंगल है 10 डिग्री का, तो नीचे फोर्स कितनी लग रही होगी? mg sin 10। फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा? सेम,
mg sin 10, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, छोटा एंगल है ना 10 डिग्री का, अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो जो नीचे फोर्स लग रही होगी दैट इज mg sin 10, ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी सेम mg sin 10, तुम ये एंगल को बढ़ा दो 20 डिग्री कर दो, तो नीचे फोर्स एक्ट कर रही होगी mg sin 20, ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी mg sin 20, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, व्हेन यू कम टू 37 डिग्रीज, तो नीचे फोर्स लग रही होगी mg sin 37, ऊपर फोर्स लग रही होगी सेम mg sin 37. नाउ यू इंक्रीज द एंगल फर्दर मोर, तुम 40 डिग्री कर दो, जब तुमने 40 डिग्री एंगल कर दिया तब नीचे फोर्स लग रही होगी mg sin 40, लेकिन ऊपर अब फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है फ्रिक्शन की, सो ऊपर वाली वैल्यू वुड बी mg sin 37. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन mg sin 37, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज के हिसाब से निकाली गई थी, so this is the maximum value of friction. लेकिन ये नीचे वाली फ्रिक्शन, जो नीचे वाली वैल्यू है, ये चेंज हो सकती है, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज mg sin 37. ये mg sin 31 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी. प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ये वाली चीज समझ में आई? mg sin 37 क्यों आया यहाँ पे, और ये mg sin 37 क्यों आया? ऑल राइट, परफेक्ट. सो आई थिंक बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. द ओनली ट्रिकी पार्ट वाज कि ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन mg sin 37 हमने कैसे रखी. प्लीज टेक 2 मिनट्स, नोट दिस डाउन, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे. Excuse me, sir. Yes, Kashish. So please explain the question which I sent you yesterday. Please explain the Question which I sent you yesterday. Oh, the questions that we did yesterday. Yes, everybody. तो कल हमारा एक टेस्ट हुआ था. So hold on. Yeah. Okay. So the yesterday's test जो हमारा था, वो मैंने कहाँ से टेस्ट डाला था, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ. वो सारे के सारे जो questions थे, those were previous years IIT JEE questions. Those were previous years IIT JEE questions, and these questions were published in NTA. You know what NTA is? NTA is National Testing Agency. तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो तुम्हारा नीट का और तुम्हारा IIT JEE का हर पेपर बनाएंगे. ओके, जो बॉडी ये पेपर्स बनाती है ना, उसको हम बोलते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी. ये लोग, इनके कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो क्वेश्चंस बनाते हैं तुम्हारे IIT JEE के और नीट के. तो ये जो NTA वाले लोग हैं, इन्होंने अभी अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है. ओके, एज ऑफ नाउ तुम्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी बाजार में, बायजूस की मिल जाएगी, फिटजी की मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी. वहां पे वो लोग क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते हैं, वहां पे वो लोग सैंपल पेपर्स अपलोड करते हैं. लेकिन ये सारे सैंपल पेपर्स कौन अपलोड करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्होंने NTA के क्वेश्चंस को देख देख के सीखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मान लो मैं पुराने 15 साल के क्वेश्चन पेपर देख लूं नीट के और IIT के, मैं पूरा एनालिसिस लगा लूं, फिर मैं बोलूं कि यार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं तुम्हें एक टेस्ट सीरीज बना के दे दूं, मैं बोलूं कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम पढ़ लो. ठीक है, एक तो ये तरीका कि मैंने तुम्हें क्वेश्चंस बना के दे दिए, एक तरीके की तुमने बायजूस के ऐसे क्वेश्चंस ले लिए, फिटजी के ले लिए, आकाश के ले लिए, पोटेंशिया के ले लिए. एक तो ये तरीका कि ऐसे क्वेश्चंस तुमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले लिए. अब NTA ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NTA ने क्या किया है, उसने बोला कि यार बच्चे इधर उधर इतना घूमते हैं, तो हम ही उनको पेपर बना के दे देते हैं. यू नो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे एकदम से मार्केट की तरह ऐसे बूम हो गया, मतलब इतने सारे बिजनेसेस चल पड़े हैं लोग, बिकॉज यू सी आजकल यू हैव टू पे अ लॉट टू जस्ट गेट द कोचिंग ऑफ IIT JEE. तो अगर तुम्हें कोचिंग करनी है तो तुम्हें कम से कम 1.5-2 लाख स्पेंड करने पड़ते हैं 2 साल के लिए 11th और 12th में. तो NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन निकाली है, विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट. वहां से तुम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, दिस इज अ मस्ट. ठीक है, तो मेरे वाली एप्लीकेशन को चाहे अनइंस्टॉल भी कर दो, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन में तुम्हारे सैंपल पेपर्स हैं
which are created by the same professors जो तुम्हारा नीट का और IIT JEE का पेपर बनाएंगे. ओके, लेट मी रिपीट दिस. जो प्रोफेसर्स तुम्हारा नीट का और IIT JEE का पेपर बनाएंगे, उन्हीं सेम प्रोफेसर्स ने क्वेश्चंस बनाए हैं, and they are available on this application called National Testing Agency. This is available on Android Play Store for free of cost. Okay, so first thing is you all note it down. जब तुम्हें टाइम मिलेगा, आज कल कभी भी, you have to download this application. ये शायद एप्लीकेशन तुम्हारे अभी काम ना आए, लेकिन एंड में जब तुम्हें टेस्ट सीरीज देंगे ना, एंड में पता है, एट द एंड ऑफ द 2 years, उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हें टेस्ट सीरीज देने की जरूरत पड़ती है टू गेट अ फील ऑफ हाउ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विल लुक लाइक, टू गेट अ फीलिंग ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. तुम्हें अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन लोगों ने अभी वो वाला काम आसान कर दिया. तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम इनके टेस्ट दे देना सिंपली. तो इनके जो टेस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, या फिर पूरे 3-4 चैप्टर्स के हैं, या फिर 11th क्लास का पूरा है, या फिर 12th क्लास का पूरा है. इस तरीके से इनके बहुत सारे टेस्ट वहां पे अवेलेबल है. एंड व्हाट दे हैव यूज्ड इज दे हैव यूज्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? जब तुम एक टेस्ट दोगे ना, जब लेट्स से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इन्होंने तुम्हें टेस्ट दे दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक है जो इन्होंने बनाया. तो मान लो तुमने सिलेक्ट कर लिया कि हमारा क्लास में चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अभी हमारा 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा. तो तुमने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट देना है. तो वहां पे अलग अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आएंगे, ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे जो हम आज पढ़ेंगे. अभी इसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, और फिर इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे. इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. तुम उसको आंसर कर दोगे. फिर जब तुम आंसर कर दोगे तो जो तुम अकाउंट बनाओगे, तो तुम्हारे अकाउंट में वो चेक कर लेगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस बंदे के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन वाले सारे क्वेश्चन ही गलत हैं इसके. ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वो एनटीए की एप्लीकेशन में वो चेक कर लेंगे कि कौन से टॉपिक में से तुम्हारे क्वेश्चन मोस्टली गलत हो रहे हैं. तो फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो तुम पेपर दोगे, या फिर जब तुम अगली बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करोगे, तुम्हारा पेपर उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन. Okay, so it's very important that you download this application. इसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है. जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, इसका वेब वर्जन अवेलेबल है. You can download the question papers. तुम्हें इकट्ठे मिल जाएंगे अभी 11th 12th के पूरे 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे. इफ यू वांट तुम्हें मैं डाउनलोड करके इसको दे दूंगा. एंड इसमें एक तो ये चीज है, इसमें सैंपल टेस्ट हैं, और सेकेंड चीज जो इसमें है, they have the previous year's IIT JEE questions, previous year's IIT JEE questions, और उसी previous year IIT JEE questions में से एक क्वेश्चन सेट मैंने तुम्हें उठा के दिया था इनकी वेबसाइट से, एनटीए का. सीधा सीधा मैंने एक क्वेश्चन सेट तुम्हें उठा के दे दिया था. ये जो IIT JEE के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए थे, ये पूछे गए थे IIT JEE में बहुत साल पहले. You know, these questions were asked in 2003, 2005. तो ये 2001 से लेके 2005-6 के बीच में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने तुम्हें टेस्ट में दिए थे. Okay, so one of the reasons why I gave you this test was to make you guys realize कि IIT JEE में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. First of all, जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, you people must have realized that the difficulty level of this test was very difficult. I think बहुत कम लोगों के क्वेश्चंस ठीक हुए हैं. I think सबसे ज्यादा जो मार्क्स आए हैं वो कशिश के मार्क्स हैं. 10 में से 4 क्वेश्चंस ठीक है तुम्हारे कशिश, और इसमें मुझे पता नहीं कि तुमने कितने तुक्के मारे हैं, क्या किया. But the thing is, the difficulty level was difficult. As of now तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे होंगे,
बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मेरे को कुछ भी अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें तुम्हें क्लास में अभी तक करा दी गई हैं, उन चीजों को यूज करके यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। अभी हम करेंगे, ठीक है, किसी दिन हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तुम देखोगे कि जितनी हमने थियरी क्लास में करी है, उस थियरी को यूज करके यू कैन डू ऑल दोज क्वेश्चंस जो तुम्हें टेस्ट में दिए गए थे। सो द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज the practice of questions. Okay, the only thing that is missing is the practice of questions in terms of theory, in terms of class में जो तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, that is complete. Now the only thing is कि अलग अलग तरीके के questions हैं, वो तुम्हें अलग से practice करने हैं। तो इसलिए I gave you this test from previous year's IIT JEE questions, ताकि तुम्हें एक feel मिल जाए कि IIT JEE में actually questions कैसे आते हैं। ओके, बिकॉज कभी कभी हमें क्या लगता है कि क्लास में तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, सारा कुछ मेरे को समझ में आ गया, मोशन इन 1D कि ये ऐसे नीचे गिर रहा है और म्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दिस दैट ऑल दीज थिंग्स, बट आई स्टार्ट टू फील दैट कि मेरे को सब समझ में आ गया। ठीक है, मुझे कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे को सब समझ में आ गया। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस व्हिच हैज टू बी डन। ओके, एंड रिगार्डिंग द टेस्ट, वो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे एक दिन जब हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। देन वी विल बी डिस्कसिंग द टेस्ट। वो IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस है, उसको हम चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में दो ही टॉपिक्स बचे हैं, सूडो फोर्स एंड ब्लॉक इन ब्लॉक डायग्राम्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स, फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा सूडो फोर्स, उसके बाद दिस चैप्टर विल बी ओवर। उसके बाद हम इसके काफी सारे टेस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम इसके काफी सारी प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे और काफी सारे टेस्ट लेंगे। एंड देन इन वन ऑफ दोस क्लासेस वी विल आल्सो डिस्कस जो हमने क्लास में टेस्ट किया था। ऑलराइट, ठीक है जी। तो अभी हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स। सो अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन, आई होप तुम सब लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर ब्लॉक है, फिर वो रखा हुआ है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करा दिए, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर। और प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन जस्ट टेक अ रैंडम क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। अपने आप से एक इंक्लाइन बना लो, बोलो ये एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी म्यू की वैल्यू रख लो और बताओ यहाँ से कितनी फोर्स लगेगी ताकि ये मूव ना करे। ओके, तुम अपने आप से एग्जांपल ले लेना, देयर इज नो नीड ऑफ एनी बुक और एनीथिंग। इसको प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन हैव योर ओन पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल सेंड किया था व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन काशिश? आई डोंट नो सर, आई एम नॉट हैविंग राइट नाउ। Oh, you don't have the question right now? ठीक है, मेरे को एक बार क्वेश्चन भेज देना, हाँ, दोबारा विल डिस्कस। कौन से चैप्टर का? इसी चैप्टर का? यस सर। ओके, एक बार क्वेश्चन दोबारा भेज दो ना, अभी तुम्हारे पास है अगर तो मेरे को चैट बॉक्स में टाइप कर दो, एंड देन विल सी हाउ टू डू दिस। ओके ओके सर। All right, so this was block on an incline, and we move to the next set of problems. This next set of problems is called block on block. Block on block diagrams. Okay, so now what block on block diagrams are? It's a very famous type of question. तुम्हारा IIT JEE में हर साल पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें हर साल पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, इसका कुछ मास है m1, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा है, इसका कुछ मास है m2, फिर मान लो इसके ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा है, इसका मास है m3, समथिंग लाइक दिस, यू नो, ऐसा सिनेरियो है। तो मान लो दो ही ब्लॉक्स है m1 और m2, तो तुमने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारा। जब तुमने m1 को धक्का मारा तो कुछ देर पहले इन सम क्लासेस, कुछ क्लासेस पहले मैंने बात की थी कि m1 को अगर तुम धक्का मारोगे तो m1 नीचे से निकल जाएगा आराम से, क्योंकि we were assuming that there is no friction here. We were assuming that mu is equal to 0.
मैंने तुम्हें बोला था कि तुम एज्यूम कर लो ये आइस ब्लॉक्स हैं, कि ये आइस ब्लॉक्स हैं, तुमने बीच में से किसी ब्लॉक को धक्का मार दिया, सिर्फ वो वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, बाकी सारे ब्लॉक्स वहीं पे पड़े रहेंगे, तो सिर्फ वो वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको धक्का मारा तो ये वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और M2 नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हमने यही बात की थी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज ऑल दिस इज ट्रू ओनली व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। ओनली व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन दिस सिनेरियो इज ट्रू कि नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा थोड़ा ना होता है, एक्चुअली में तो फ्रिक्शन होती है ना। एक्चुअली में अगर ऐसे दो ब्लॉक्स है तुम्हारे पास M1 और M2, एक्चुअली में तो तुम्हारे पास फ्रिक्शन होती है। जब तुम इसको खींचोगे तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर तुम इसको धीरे धीरे खींच रहे हो तो जो M2 ब्लॉक है वो इसके साथ ही चलता है, M2 ब्लॉक इसके साथ ही चला आता है क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, राइट। लेकिन एक और केस भी है, जब तुमने ये वाले ब्लॉक को बहुत ही जल्दी से खींच दिया, तेजी से खींच दिया, ठीक है, वो वाला हमने किया ना। एक ग्लास है लाइक दिस, इसके ऊपर एक कार्ड पड़ा है, देयर इज अ कार्ड ऑन टॉप ऑफ इट एंड देन देयर इज अ कॉइन केप्ट हियर। अगर ये कार्ड को तुम ऐसे प्यार से उठा के ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेके जा रहे हो तो जो ऊपर कॉइन पड़ा है वो इसके साथ साथ ही आ जाएगा। यस, वो क्यों आएगा? फ्रिक्शन की वजह से। अभी हम देखेंगे क्यों फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर मैंने ऐसे कार्ड को फेंक दिया यहां से विद ग्रेट एक्सेलरेशन, अगर मैंने कार्ड को पुश कर दिया तो ये जो कॉइन है वो वहीं पे नीचे गिर जाएगा क्योंकि कॉइन उतनी एक्सेलरेशन नहीं जनरेट कर पाता। ओके, दिस सिनेरियो इज जस्ट लाइक, लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज अ सिंपल नोटबुक दैट आई हैव। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, ये मेरे पास ब्लॉक है। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे खींच रहा हूँ कि विद लेस एक्सेलरेशन, मैं इसको ऐसे प्यार से खींच रहा हूँ, तो वो जो फोन है वो इसके साथ ही आता जाएगा ना, वो फोन इसके साथ ही मूव कर जाएगा। फोन तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा। सो वी हैव दिस, ओके, सो देयर इज अ ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ दिस। मैं सिर्फ इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, सिर्फ नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ साथ ही चला गया। लेकिन अगर मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा हूं उस पे मैं बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दूं, ओके, इफ आई पुश इट सडनली, लेट्स से आई डू दिस, तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था वो उतनी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर पाया। क्योंकि वो उतनी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर पाया तो वो नीचे गिर गया। ठीक है, सो तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया होगा। बेसिकली नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पे अगर मैं कम फोर्स लगाऊं तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ में जाएगा। देखो मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर वाला ब्लॉक साथ में जा रहा है। मैं थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, अभी भी ऊपर वाला ब्लॉक साथ में जा रहा है। मैं थोड़ी सी और फोर्स लगाऊं, अभी भी ऊपर वाला ब्लॉक साथ में जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी अगर ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ये पीछे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये उतनी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर पाएगा। यू सी, ये जो ब्लॉक है मैं अगर इसको एकदम से खींच दूं नीचे वाले ब्लॉक को तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो उतनी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर पाता। सो ब्लॉक इन ब्लॉक डायग्राम्स में तुम्हें एक ही तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डब्बा है M1 का, एक उसके ऊपर ब्लॉक है M2, यहां पे तुम्हें कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है म्यू, यहां पे तुम्हें कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है म्यू, और हमें बोला गया कि यहां से खींचा जा रहा है इसको F की फोर्स से, या फिर आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे इसको खींचा जाएगा F की फोर्स से। ठीक है, फिर तुम्हें जस्ट ये बताना है, दो तीन तरीके से पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तुम्हें ये बताना है कि बताओ मैक्सिमम हम इसको कितनी फोर्स के साथ खींच सकते हैं ताकि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएं। फिर तुम्हें ये पूछ सकते हैं कि अगर दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जा रहे हैं तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, या फिर तुमसे ये पूछ सकते हैं कि इसको खींचा जा रहा है 60 न्यूटन की फोर्स के साथ, बताओ क्या ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर साथ में जाएंगे तो उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग जाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तुम्हें इस तरीके से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी है, और तुम्हें पूछा है कि कितनी फोर्स से यहाँ पे इसको खींचा जाए ताकि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएं। All right, so if the scenario is clear to you, तो हम इसके
स्टेप्स लिखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारी कॉमन रहेगी, हर क्वेश्चन में तुम्हें इसी तरीके की डायग्राम मिलेगी। पहले हम अभी 2 ही डब्बे लेंगे, 3 नहीं ले रहे। ठीक है, तो दिस इज द ग्राउंड। तुम्हारा नीचे एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास m1, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है मास m2। इसको मैंने राइट साइड पे खींचा विद द फोर्स F। यहां पे तुम्हारी म्यू की वैल्यू है, लेट्स से μ1, यहां पे तुम्हारी म्यू की वैल्यू है μ2। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले ब्लॉक को जब मैं राइट साइड पे खींच रहा हूं, पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। ओके, फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन का किस तरफ होती है? हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। और दो ब्लॉक्स जब सरफेस में कांटेक्ट में होते हैं तो ये वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, ये वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात करता हूं मैं। जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूं तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से नीचे वाले ब्लॉक को क्या दिखेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट रहा है ना। तो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जब मैं नीचे वाले को धक्का मार रहा हूं तो नीचे वाले ब्लॉक को क्या लगेगा कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो पीछे छूट रहा है, तो वो उस पे फ्रिक्शन लगाएगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए उस पे फ्रिक्शन लगाएगा और इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तुम्हारा नीचे वाला ब्लॉक है, ये रेड वाला तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक है। जब तुमने नीचे वाले ब्लॉक को राइट शिफ्ट किया, राइट पे फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी राइट जा रहा है, राइट। तो मतलब फ्रिक्शन इसको भी राइट लेके जा रही है। तो इस मोमेंट में, इस सिनेरियो में नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट डायरेक्शन में। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा इन द राइट डायरेक्शन, which will be the force of friction। अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है और ये जो फ्रिक्शन लग रही है ये इस सरफेस पे लग रही है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये म्यू को भूल जाओ एक बार। मान लो नीचे बर्फ है, ठीक है, ये म्यू अभी 0 ही है, इसको तुम 0 मान लो कि नीचे कुछ फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सिर्फ ऊपर वाली बात कर रहे हैं हम, उस सरफेस की। जो भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वहां पे एक फ्रिक्शन एक्ट कर दिया जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है वहां पे। नाउ अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है, अब नीचे जब इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक जब आगे जा रहा है तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या देखेगा कि देखो नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। यस, कैन यू इमेजिन दैट कि मान लो तुम ऊपर वाले ब्लॉक बन जाओ 2 मिनट के लिए, यू आर द ऊपर वाला ब्लॉक। तो जब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है वो देखेगा कि नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो M2 जो है वो इस पे एक फोर्स लगाएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन F, एंड दिस F विल बी इक्वल टू F बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो M1 M2 को खींचेगा राइट की तरफ विद अ फोर्स F, M2 M1 को खींचेगा लेफ्ट की तरफ विद अ फोर्स F। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। Okay, so both the blocks will pull or push each other with certain force and that force will be equal। ठीक है जी, अब हम इसको भी लेके आते हैं वापस। यहाँ पे एक वैल्यू है μ1, यहाँ पे एक वैल्यू है μ2। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स के, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस इन 4 steps and the first step is ये जो हमने अभी किया, you have to understand the scenario, you have to understand the scenario and decide कि कौन सा वाला ब्लॉक
कौन से वाले ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन and understand the question and decide the directions of friction. This is step 1 and this is very important. हर साल कोई भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब उनको दिखता है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो इसको देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि ऐसा वाला क्वेश्चन उनका हमेशा ही गलत होता है. ठीक है, तो एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू डोंट डू इट इन अ स्टेप बाय स्टेप वे. तो इसका सबसे पहला तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं तुम्हें कराऊंगा इसको ऐसे ही करना. इसका तरीका क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा. ठीक है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे इसको, देन तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. आई गारंटी यू दैट. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड डिसाइड कि कौन सा वाला ब्लॉक कौन से वाले ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी नीचे भी एक फ्रिक्शन आ गई है, नीचे भी एक फ्रिक्शन आ रही है, तो ग्राउंड इस पे कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा. अभी तुम सोच के देखो, ये वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड क्या देखेगा कि ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ग्राउंड इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा. तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगी इस पे, एफ डैश. ठीक है, ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. So question number 1, step number 1 was you have to understand the scenario and decide in which direction the frictions would be acting. Step number 2 is at all the surfaces. At all the surfaces. इस केस में कितने surfaces हैं? 1 and 2. At all the surfaces, find the limiting value of friction. Limiting value of friction क्या होता है? What is the maximum friction that can act on a surface is the limiting value of friction. तो जहां पे तुम्हारे जितने भी surfaces हैं, उन surfaces पे you have to find the maximum value of friction. ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो जितने भी तुम्हारे सरफेसेस हैं, उन पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल, इस सिनेरियो में देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी. ये तुम्हारा एक सरफेस है, इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एफ. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. यहां पे म्यू कितना है? म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नीचे फोर्स लगेगी m2g, ये m2 है. ठीक है, नीचे फोर्स लगेगी m2g, ऊपर भी फोर्स कितनी लगेगी? m2g. सो नॉर्मल रिएक्शन इज m2g. सो दिस इज म्यू टू m2g. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन on this surface. ये वाले सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतनी है. तो ये जो तुम्हारा F है, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू टू m2g. Similarly, is this clear? Give me a thumbs up. Okay. Similarly, on this surface, you have to find the maximum value of friction. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहां पे फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. दिस म्यू इज इक्वल टू म्यू 1. नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ऊपर कितना लगेगा? अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखो, तो M1 का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे M1 वाले ब्लॉक का, तो इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तुम सोच के देखो एक बार. M1 पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? एक तो नीचे एक्ट करेगा M1,
जी, राइट। एक ये फोर्स एक्ट करेगी इस पे, और तुम अपनी कैलकुलेशन करके देखना कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है M1 पे, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल के देखना। ठीक है, तो तुम्हारा नॉर्मल जो रिएक्शन है वो कितना आ जाएगा? योर नॉर्मल रिएक्शन विल कम आउट टू बी M1 प्लस M2 इंटू G, आई एम सॉरी, so this is mu1 into normal reaction is what? M1 plus M2 into G। ये सारी चीजें हमने की है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जब हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो M1G तो इसका खुद का ही वेट है, और M2G ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट विल बी M1 प्लस M2G। ओके, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके देखना, तुम इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये M1 प्लस M2, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी दैट इज M1 प्लस M2 इंटू G। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स इज M1 प्लस M2 इंटू G, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज mu1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G। ये था तुम्हारा सेकेंड केस। यू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द सर्फेसेस। Step number 3. Step number 3 is choose the block. Choose the block or choose that block where only friction is acting. ये वाली जो फोर्स है ये तो हमने लगाई है ना बाहर से, अब तुम ऐसा ब्लॉक चूज करो जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। Okay, choose the block where only friction is acting. तुम ऐसा ब्लॉक चूज करो जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इस केस में ऐसा ब्लॉक कौन सा है जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? ऊपर वाला ब्लॉक। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। नाउ व्हेन ओनली फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दिस, तो फ्रिक्शन जीरो भी एक्ट कर सकती है। जब ये रेस्ट पे है पूरा सिस्टम तो फ्रिक्शन जीरो होगी। फ्रिक्शन 1 न्यूटन भी एक्ट कर सकती है, 2 न्यूटन भी एक्ट कर सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर सकती है? mu2 m2g। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैन बी mu2 m2g। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतनी है, मतलब मैक्सिमम फोर्स इस पे कितनी एक्ट कर सकती है? mu2 m2g। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? mu2 m2g अपॉन M2 which is mu2g। तो तुम ऐसा ब्लॉक चूज करो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, एंड देन यू फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। यू फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम इसकी कैसे फाइंड करोगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन को देख के। तुमने ऑलरेडी निकाल रखे है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी, फिर ऐसा ब्लॉक चूज कर लो जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। अब इस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इस पे मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है? ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से तुम इसकी एक्सेलरेशन निकालो। ओके, जब तुमने इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली, अब ऊपर वाले की तुमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली कि ऊपर वाला ब्लॉक इस एक्सेलरेशन के ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा यही सेम सिनेरियो। ओके, नाउ दिस इज वन ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, दिस इज ऊपर वाला ब्लॉक। अब मैं इसको अगर बहुत तेज खींच दूं तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा इसकी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट है। एक वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन वैल्यू की एक लिमिट है, इसकी एक्सेलरेशन की एक लिमिट है, वो एक्सेलरेशन हमने यहां पे निकाली। ठीक है, तो ये वाली एक्सेलरेशन हमने यहां पे निकाल ली। अब नाउ अगर नीचे वाली ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी उतनी होगी जिसकी इतनी एक्सेलरेशन है, तो फिर तो ये साथ साथ में चलेंगे। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ,
तो वो गिर जाएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग द होल सिनेरियो वंस अगेन। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली a max। अब नीचे वाला जो ब्लॉक है अगर उसकी एक्सेलरेशन भी a max हुई या फिर a max से कम हुई 0 1 2 3 4 a max तक जितनी भी एक्सेलरेशन उसकी हो गई नीचे वाले ब्लॉक की, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा तुम्हें a max। तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में जाएंगे। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन a max से ज्यादा हुई, then these two blocks will go separately. Okay, give me a thumbs up. Okay, so once you have the a max of this, जब तुम्हें ऊपर वाले ब्लॉक का a max पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी हो सकती है, इसका मतलब तुम्हें नीचे वाले ब्लॉक का भी a max पता चल गया। क्योंकि अगर इसकी एक्सेलरेशन a max से ज्यादा हो गई, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा होगी इसकी एक्सेलरेशन, तो ये अलग अलग जाएंगे। लेकिन अगर नीचे वाला ब्लॉक भी a max की एक्सेलरेशन से गया तो ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस a max को यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, कि मैक्सिमम तुम कितनी फोर्स के साथ जा सकते हो ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में जाएं। ओके, तुम ये a max तुमने निकाल लिया ऊपर वाले ब्लॉक को, देन यू यूज दिस a max in the entire system. In the entire system to find F max. Then you use this A max in the entire system to find F max. अभी ये सारी क्या लिखा है मैंने, हम इसकी प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। As of now जस्ट इसको नोट कर लो, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स तुम नोट कर लो, फिर हम इसको प्रॉपर डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसको हम प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। So can I dictate that one question? अभी रुक जाओ कशिश, बाद में करते हैं ना उसको। Okay, sir. Yeah. Okay, just take 2 minutes, एक बार थोड़ा सा समझ लो इसको अच्छे से। This is very important. Okay, I'm taking this off and I hope तुमने ये नोट कर लिया होगा। So now let's imagine a scenario, a real time scenario, कि एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, लेट्स से 10 kg का, 10 kg ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा है 5 kg ब्लॉक। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है म्यू इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे तुम लगा लो देयर इज नो फ्रिक्शन एज ऑफ नाउ, म्यू इज 0। थोड़ा सा मैं आसान कर रहा हूं क्वेश्चन को। दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, दिस इज 0। ओके, अब सेम सिनेरियो है, नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं खींचूंगा F फोर्स के साथ, इफ आई पुश द 10 kg ब्लॉक, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं कम फोर्स के साथ खींच रहा हूं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, अगर मैं इतनी फोर्स के साथ खींच रहा हूं तो क्या होगा,
ये साथ साथ में जाएगा 5 kg का ब्लॉक, लेकिन एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू के बाद ये दोनों अलग अलग जाने लगेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी. सो योर क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ फोर्स जब तक ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएंगे. करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वो वाली वैल्यू निकालनी है फोर्स की ताकि ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएं. इसको हम स्टेप्स में करेंगे, हमारे 4 स्टेप्स थे. पहला स्टेप क्या है जी, ये नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट रहा है, तो वो इसको राइट साइड पे खींचने की कोशिश करेगा विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यस, इसको वो फ्रिक्शन के साथ आगे खींचने की कोशिश करेगा. यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगी क्योंकि म्यू 0 है. ओके, नाउ सिनेरियो हमने समझ लिया कि ये आगे जा रहा है, तो इसको लगेगा कि ब्लॉक पीछे छूट रहा है, तो वो ब्लॉक को आगे खींचेगा विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको क्या लगेगा कि नीचे वाला जो ब्लॉक है वो आगे जा रहा है, तो वो इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें सिनेरियो समझ के डायरेक्शंस मार्क करनी है फ्रिक्शन की. सेकंड पॉइंट इज find the limiting value of friction at all surfaces. यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि म्यू 0 है. यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? F limiting is mu n is equal to 0.2 into 5 into 10 is equal to 10 न्यूटन. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहां पे कितनी होगी? 10 न्यूटन. तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. ये जो 10 न्यूटन वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ये अभी सिनेरियो है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो 10 न्यूटन हो सकती है. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी इस पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है. अभी फ्रिक्शन 0 है. जब तुम खींचोगे धीरे धीरे फ्रिक्शन बढ़ेगी, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो इस सरफेस पे हो सकती है, दैट इज 10 न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए हमें ऐसे 10 न्यूटन, क्योंकि अभी ये 10 न्यूटन नहीं है फ्रिक्शन. ठीक है, अभी हमें क्या पता ये रेस्ट पे है या कौन सी फोर्स है, ये कितनी फोर्स है. तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन एक्ट कर सकती है. थर्ड स्टेप इज चूज द ब्लॉक जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है. ये वाले ब्लॉक पे तो फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो ब्लॉक है इस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है. इस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है. अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. एक ही फोर्स एक्ट कर रही है इस पे, F, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 10. तो इसके हिसाब से द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की हो सकती है, ऊपर वाले ब्लॉक की ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैंने कैसे निकाली? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके. ठीक है, नाउ अब इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है. तो ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में कब तक जाएंगे? अगर इसकी एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होगी. क्योंकि अगर इसकी एक्सेलरेशन होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर ये दोनों अलग अलग जाएंगे, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. लेकिन अगर इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई या फिर उससे कम हुई, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में जाएंगे. मतलब अगर ये साथ साथ में जाएंगे, the maximum acceleration which this guy can have is 2 meter per second square. Let's assume कि दोनों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं. So fourth step is you use this acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the entire system. अगर ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तुम इसको पूरा सिस्टम मान लो. ये जो फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन है, ये इंटरनल फोर्स बन जाएगी, ये आपस में कट जाएगा. तुम इसको पूरा सिस्टम मान लो. इस सिस्टम का मास कितना है? 15. और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? क्योंकि पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा है. सो द फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज
30 न्यूटन. दिस इज 30 न्यूटन. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये नीचे वाली फोर्स 30 न्यूटन हुई या फिर 30 न्यूटन से कम हुई तो ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में जाएंगे. बट इफ दिस फोर्स विच इज पुलिंग द 10 kg ब्लॉक इज मोर देन 30 न्यूटन्स तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा. ऑल राइट, आई होप दिस वॉज ऑल क्लियर टू यू. कल हम इसकी और एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारी, लेकिन कल की क्लास में आने से पहले तुम इसको एक बार अच्छे से देख लेना. और अभी यू कैन नोट दिस होल थिंग डाउन एंड देन यू कैन लीव द क्लास. Okay, so tomorrow is Saturday. If there is any test, I will send you a message. अगर टेस्ट होगा तो एक छोटा वाला टेस्ट होगा. ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन के क्वेश्चंस होंगे उसमें एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस होंगे. Right? So you just note it down and then you can leave the class. I'll see you on Monday 1 p.m. Thank you very much. आज द क्लास नंबर कितना है?